शुरू करें? और हाथ उठा के बताओ, सुनना चाहते हो? जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, भारतीय संविधान जिंदाबाद। ये क्रांति की धरती, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों जो मेरे सामने की तरफ है, मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारे प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष। नहीं ऐसे तो चले गए ना, यही कह रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। तुम एक तो डी बोल के आगे और फिर नाराजगी कर रहे हैं, नहीं चलेगा। ये प्रशासन के लोग बेचारे मदद नहीं करता उस तरह से। वैसे भी उत्तर प्रदेश प्रशासन के लोग मुझे लेके कुछ ज्यादा ही सक्रिय हैं, सुनता तो है नहीं अभी तक। एक बार अगर मैंने कल कुछ कह दिया, उसके बाद मुझे पलट के भी देखना पड़ा था। मैं इसको उत्साह समझूं या लापरवाही? तुम्हारी भीड़ में कोई गोली भी चला सकता है। तुम्हारी भीड़ में बैठा कोई व्यक्ति मुझ पे यहाँ से गोली भी चला सकता है। अगर तुम्हें लोग लापरवाही करोगे तो कैसे चलेगा बताओ? समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे खेद प्रकट करता हूं कि मुझे आने में बहुत देर हुई। आयोजक साथियों ने बहुत मेहनत की थी, आयोजक साथियों ने बहुत हिम्मत जुटाई और मेरे अच्छी तरह याद है जब मैंने 3 बजे करीब जानकारी ली थी तो इस पूरे ग्राउंड में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हमारे लोगों ने इसको भरा ना। किसी सफर को पार करते हो, कई तरह की मुसीबतें आपके सामने आती हैं। जब हमने 29 तारीख की रैली दी थी तब हमें नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश की रैली के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। अचानक से चुनाव डिक्लेयर हुआ और 29 तारीख में ही हमारे गठबंधन के साथियों ने एक रैली जयपुर में रख ली। अब मेरे पास ये रास्ता था कि पहले मैं यहाँ आऊं या जयपुर जाऊं। आप तो इस बात को जानते हैं कि अभी मैं कुछ दिन पहले गोरखपुर आया था। जब भी आपने मुझे बुलाया मैं आपके बीच आया, लेकिन जयपुर के साथियों की उम्मीदें थी कि वहाँ इलेक्शन है, आप वहाँ रैली में सना लें। मैंने भरसक प्रयास किया, तमाम साधन संसाधन लगाए और बहुत मेहनत करके मैं वहां से 4 बजे एयरपोर्ट आ गया कि किसी भी देर तक 6 बजे तक आपके बीच चलाऊंगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जयपुर एयरपोर्ट अडानी जी के पास है और आप जानते हैं अडानी जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, अडानी जी के मित्र मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने एक नया टैक्स लगाया है कि जो भी व्यक्ति उड़ेगा उसको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। हमने पैसे भी जमा करा दिए, उसके बाद भी उन्होंने क्लियरेंस नहीं दी। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे वहां प्लेन में बिठा के रखा। 1.5 घंटे बाद वो जानते थे कि आज फूलपुर की धरती में आपने जो सैलाब इकट्ठा किया है, जब उसकी तस्वीरें जाएंगी तो स्थापित दलों की नींवें हिल जाएंगी, बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो जाएगी। जो अपने आप को इस प्रदेश का नेता कहते हैं उनकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके मुझे रोका गया और मेरे साथी निराश हो गए थे। मैंने उनसे कहा निराश मत हो, उत्तर प्रदेश के मेरे बहादुर सिपाहियों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, निराश मत हो। नहीं बनता निराश होने का। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं 25 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा। मैं आपको वचन देके कह रहा हूं, मैं दिसंबर के महीने में फिर लौटूंगा आपके बीच। और मैं एक और वादा आपसे कर रहा हूं, अपने नेताओं से भी कर रहा हूं, वो बहुत मेहनत करते हैं कि यहाँ 2024 से अब तक पूरे देश का एक लोकसभा का चुनाव खत्म होगा। मैंने ये भी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है उनको बताया, चौधरी साहब को, कि पूरे 3 साल कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर, कोई तहसील, कोई जिला नहीं बचेगा जब
प्रदेश को हम लोग घूम घूम के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई एक दिन की नहीं है मेरे साथियों, एक दिन में कोई परिवर्तन होगा भी नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, गौर करो, आपने पूरे दिन मेरा इंतजार किया, आप भूखे प्यासे यहाँ बैठे हो। मैं धन्यवाद करूंगा हमारी माओ बहनों का जो वहां बैठी है, और आपको तो नौजवानों में तो जोश है, लेकिन मैं उनके हौसले की दाद देता हूँ। यही लगभग समय था सूरतगढ़ में कि 9 साढ़े 9 बजे वो मेरे इंतजार में थे, और मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ से सूरतगढ़ से यात्रा लेके गया था, संविधान बचाओ यात्रा। फिर मैं पूरे मध्य प्रदेश राजस्थान में गया, मैंने देखा कि रात को 1-1 बजे लोग इंतजार कर रहे थे, 1-1 बजे लोग इस उम्मीद से खड़े थे कि चंद्रशेखर आजाद आएंगे और हमें रास्ता दिखाएंगे। मैं आपको भी ये कहने के लिए आया हूँ, ये वो धरती है जिसने पूरे देश को रास्ता दिखाया। आजमगढ़, फूलपुर, लालगंज, ये वो धरती है जिसने पूरे देश को बहुजन समाज के आंदोलन को रास्ता दिखाया। मगर मुझे आपसे कहना, आप मेरे नौजवान भाइयों की संख्या ज्यादा है। जब राजतंत्र था देश में, तब राजा महाराजा उनके जो मंत्री थे वो बैठ के निर्णय लेते थे कि जनता पे किस तरह से राज करना। हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारण इस देश में लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता द्वारा जनता का शासन, सरकार को चुनने का। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब राजा पैदा करने की ताकत आपके वोट में है। इस वजह से अगर राजतंत्र में हमें दूसरे संचालित करते थे, मैं समझ सकता था, लेकिन लोकतंत्र में भी हमारे ऊपर दूसरे लोग राज करें, तो ये बड़े सोचने का विषय है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं या फिर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये आपको जानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी और जो बात मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे कह रहा हूँ, वो दलित सम्मेलन कर रहे हैं। चुनाव आ गया है, दलित सम्मेलन कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव नजदीक लग रहा है, और जब वो दलित सम्मेलन कर रहे हैं, मैंने परसों पूछा, मेरठ में एक दलित समाज के व्यक्ति को मारकर एक अपराधी ने लटका दिया, और पुलिस को फोन करके कहा कि मार के लटका दिया, लाश ले जाओ। मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी आप ये बताओ अपने सम्मेलन में कि ये हमारी ऐसी सरकार है उत्तर प्रदेश में जहां दलितों को मार के लटकाया जाता है, इसलिए हम दलित सम्मेलन कर रहे हैं। और दलितों को यह बात बताओ कि किस तरह उस दलित परिवार के बच्चे मुख्यमंत्री जी की इंतजार देख रहे हैं। जब अभी एक घटना घटी थी यही आपके पड़ोसी जिले में, तो मुख्यमंत्री ने परिवार के दुख का संज्ञान लिया, और मैंने भी राष्ट्रीय सचिव जी को भेजा था उस परिवार से मिलने के लिए। मैं सोच रहा था कि मुख्यमंत्री दलितों की भी खबर लेंगे, मुख्यमंत्री जी दलितों के भी घर जाएंगे, मुख्यमंत्री दलितों का भी दर्द सुनेंगे, लेकिन मैं निराश हुआ कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और दलितों को मार के लटका दिया गया। उसके बाद आज मैंने अखबार को पढ़ा, हमारे साथियों ने भेजा कि कानपुर में उन्होंने दलित सम्मेलन किया, और भगवान बुद्ध की तस्वीर उनके साथी उनको दे रहे हैं। और मैंने अखबार में यह भी पढ़ा कि इस बार मंच पे कोई भी बोला, दलित समाज के लोग बोले, मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने आए वो भी दलित समाज के लोग थे जो उनकी पार्टी में नेता है। यही अगर वो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग अपने गांव में कार्यक्रम करते हैं, तो पुलिस के लोग आके उनको सरकार के नेताओं के सारे में पीटने का काम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध की मूर्तियों को फेंक देते हैं और इनके ऊपर झूठे मुकदमे लिख देते हैं। वही मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध की तस्वीर को हाथ में लेके खड़े थे। मुझे बड़ी हंसी राजनीति क्या नहीं करवाती। एक तरफ पूरी सरकार आरएसएस और भाजपा के लोग भगवान बुद्ध के अनुयायियों को, बाबा साहब के अनुयायियों को उनकी खाल खींचने में तुले हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध की तस्वीर ले रहे हैं। राजनीति क्या क्या रंग दिखाती है। इसलिए मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूँ कि एक पार्टी जिसका आपने वोट देके सीटा, हमारे नेता भी सुने, आज उस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को वह खबर दे दिया है कि जाओ दलितों को जाके गुमराह करो, जाओ पिछड़ों को जाके गुमराह करो, जाओ उनको जाके उनकी वोट को लूटने का प्रयास करो। और हम तुम्हें वह खबर दे रहे हैं
था। मैं पुलिस के साथियों का भी धन्यवाद दूंगा कि वो इतने लंबे समय तक टिके हुए। मुझे निराश हुआ, मैंने जिलाधिकारी से कहा था कि मुझे हेलीकॉप्टर की परमिशन दे दो, मेरी मजबूरी है, इमरजेंसी का प्रोग्राम है, मेरे लोग मेरा इंतजार करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हम लोग कमजोर, और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर लोकतंत्र में शोषण उसी के ऊपर होगा जिसके पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी। शोषण हमेशा कमजोर में होता है, कभी ताकतवर में नहीं होता। आज चाहे हमारे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, तमाम लोग परेशान हैं। शोषण कमजोर में होता है, शोषण कमजोर हम अपनी वजह से हैं। ये लोकतंत्र है, जहाँ जिसका वोट होगा उसका राज होगा। वोट हमारे पास है, लेकिन वोट संगठित नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुजन से बहुमत बनाना है और जन से जनमत बनाना है, और हर सताए हुए व्यक्ति को जोड़ के उसका हाथ पकड़ के उस पर विश्वास दिलाना है कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश में दोबारा से खुशहाली आएगी, जब उत्तर प्रदेश के लोग दोबारा से चैन की सांस लेंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, तमाम तरह से जो शोषण हो रहा वो बंद होगा, तमाम तरह जो गैर बराबरी हो रही है बंद होगा, और जाति धर्म के नाम पे जो हिंसा की जा रही है कमजोर लोग को बंद होगी। सम्मानित साथियों, मेरी बात पे गौर कर। अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो जातिगत जनगणना के बाद आंकड़े जारी हुए। आपने देखे जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि बिहार में 90% आबादी SC, ST और OBC माइनॉरिटी के लोग। देखा नहीं देखा बताओ मेरे लोग। मैंने एक सवाल पूछा कि जब 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों की है, जैन सिख बौद्धों की है, तो जब इस देश में गौर करना किस तरह तुम्हारा अपना नेता बता के उन्होंने लूट के काम किया। जब इस देश में आर्थिक आधार में आरक्षण आया 10%, तो वही नेता जो आपकी वोट देके ताकत बने, उन्होंने क्या कहा कि हम तो चाहते थे कि 20% आरक्षण मिलना चाहिए। जिनकी आबादी 10% है उनको 10% आरक्षण मिला, जब उनका बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके रोजगार की व्यवस्था हो गई। और ये हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान सड़क की खान खान है। वो नेता अपने नेता कैसे हो सकते हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध कर रहे हैं? आरक्षण, शैक्षणिक पिछड़ापन और जो प्रतिनिधित्व है, जो बराबरी का अधिकार जो है उसके आधार पे है, जो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन जो इसका आधार है, और जो प्रतिकूल प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन यहाँ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया और हमारे नेता तमाशा देखते रहे। अभी कहा गया कि रिजर्वेशन मिल आया, छोटा छोटा विरोध करके नेताओं ने कहा कि देखो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसमें पिछड़े और दलित वर्ग की महिलाएं होती तो अच्छा रहता। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सदन में इन लोगों की वोट लेके ये कहने के लिए गए हो कि हम विरोध करते, हम इसमें चाहते थे। अगर आप वास्तविकता में समाज के सच्चे नेता होते तो आप बन जाते। जैसे मेरे चिन्ह याद है, एक समय था कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव वहां थे मौजूद, लोकसभा में शरद यादव मौजूद थे, रामविलास पासवान मौजूद थे, और उन्होंने क्या किया, अगर वुमेन रिजर्वेशन बिना दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम समाज की महिलाओं को बिना आएगा तो ये हमारे लाश के ऊपर से आएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ नेताओं को जिन्होंने उस समय नेताओं को मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। आपने जब धोखा किया, आपने एक तरफ छोटा सा विरोध किया, फिर पार्लियामेंट में उनको वोट दिया। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक मिलेगा कैसे। ये बात तो माननीय काशीराम साहब 35 साल पहले कह रहे थे, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी। आपने कहा कि सचिवालय में दलित पिछड़े नहीं है, आपने कहा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दलित पिछड़े नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सच बात है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कितने विधायक सोचे, आपने कितने लोगों को बनाया, आपने कितने लोगों को अवसर दिया, और जो आज आप बात कर रहे हैं उसको माननीय काशीराम साहब 35 साल पहले कह रहे थे। तब आपको क्यों नहीं समझ आया कि भाई इन वर्गों को भी लोकतंत्र में अवसर मिलना चाहिए। मैं आपको गौर करने के लिए ले जाता हूँ पीछे। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलाम था भारत, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन 14 तारीख को जिसकी जेब में जो पैसा था, 15 तारीख को उसकी जेब में वही पैसा था। 14 तारीख को जिसके पास जो जमीन थी, चाहे वो 1 गज थी या 1 बिगज थी,
15 तारीख को भी वही जमीन थी, 16 तारीख को भी वही जमीन थी, 17 तारीख को भी वही जमीन थी। मेरी बात का कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी के तौर पर कहा कि अब हम 26 जनवरी को विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। इससे राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में बराबरी आने का प्रयास होगा। लेकिन क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन है, सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, हम लोग उसमें कोई ऐसा जो है तैयारी नहीं कर रहे कि दूर हो जाए, तो अंत राजनीतिक लोकतंत्र तो आएगा, लेकिन इस ये राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में नहीं बदल पाएगा। और आने वाले समय में ये लोकतंत्र खतरा साबित हो जाएगा। लोगों को जो इसका मूल फायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा। आज ये हो रहा, जब आपको वोट का अधिकार मिला तो जैसे वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, डॉक्टर फरीदी और उनके तमाम साथी और उस समय के जो नेता थे वो प्रयास करते समय समय पे कि ये लड़ाई आगे बढ़े। उनके पास है नोट, हमारे पास, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। ये लंबे समय चला। अगर इसको कोई तोड़ पाया तो माननीय काशीराम साहब तोड़ पाए, जब उन्होंने गली गली जाकर लोगों को कहना शुरू किया कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी, और समाज ने लड़ाई, समाज खड़ा हुआ, तैयार हुआ। फिर ऐसा हुआ कि गरीबों को, बेटों को नकार कर अमीर लोगों को फिर से जो है कुर्सी देनी शुरू कर दी। और मैं इशारे के तौर पर कह रहा हूँ, आप समझदार लोग हैं। जो बात मैंने भी आपसे कही मैं उसको जोड़ के कह रहा हूँ कि 2006 से पहले माननीय काशीराम साहब ने जो नारे दिए, आप गौर करना, बहुजन समाज के सिपाही, ये हमारे जो सामान्य नेता जो नेतृत्व करते हैं, जो नारे माननीय काशीराम साहब ने दिए, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, आज उस नारे को कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने शब्दों में कह रहे हैं। लेकिन जिनको काशीराम साहब विरासत दे गए, उन्होंने 2 महीने में बदल के रख दिया। उन्होंने बहुजन से सर्वजन कर दिया, उन्होंने हाथी से गणेश कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश कर दिया। उन्होंने अपने स्वार्थ में इस महापुरुषों के इस आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। आज ये सोचो, देश की वो पार्टी जिसने 50 साल राज किया हो, आज वो माननीय काशीराम साहब के नारों को दूसरे शब्दों में कह रही है। अगर हमारे लोगों ने विश्वासघात ना किया होता तो आज ये दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी इकट्ठा हो गए इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पे राज कर रहा होता। और कोई इनके तरफ आंख उठा के नहीं देखता। आप आंकड़े उठा के देखो एनसीआर के हर प्रदेश में, वो स्पेशली उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जाति धर्म देख के चलता है। रोज अखबार पढ़ो, कहीं जिले में के रेप, हत्या, जला दिया, मार दिया। अभी 2 घटनाएं मुझे हमारे साथी, हमारे नेतागणों ने बताई कि रोना पार में रीता मौर्य और इंद्रपाल मौर्य और शकुंतला मौर्य, अहिरोला जो थाना पड़ता, उन दोनों की हत्या की गई। गौर करना, उनके बच्चे आंदोलन धरने पे बैठ गए। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी उनके घर आए और उनसे वादा किया कि 25 लाख रुपए की मदद करेंगे। और पुलिस ने भी वादा किया कि मैं 1 हफ्ते में खोल दें घटना, बच्चों को कहा धरने से उठाओ। आज तक उस घटना में कोई कार्रवाई नहीं। ये पुलिस व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में चल रही है। और मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री द्वारा नहीं पूछा मौर्य परिवार से कि कहां, किस हालात में रोटी मिल रही नहीं मिल रही है, कपड़े हैं या नहीं है, खाने को सर पर ढकने के छत है या नहीं है। फिर ऐसे नेताओं का सत्ता में आने का भी फायदा क्या है पिछड़ों को। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि रोना पार में रीता मौर्य को जो है पीट पीट के मार दिया। उनके पति बचाने गए, उनको पीटा गया, वो हॉस्पिटल में है। और न्याय के नाम पे, जो न्याय जनहित अधिकार है, भारतीय संविधान देता न्याय के नाम पे, उस परिवार का मजाक उड़ाया जा रहा। फिर ये नेता, ये विधायक, ये मंत्री, मुख्यमंत्री किसके लिए? अगर ये गरीबों को न्याय भी नहीं दिला सकते। मैं पुलिस के साथियों की मजबूरी समझता हूं। पुलिस सरकार की वो मजबूर कुछ अच्छा करने जाए तो कुछ अच्छा कर दे तो सस्पेंड हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, लाइफ हाजिर हो जाते हैं। और अगर अच्छा करने का नेताओं के हिसाब से काम ना करें, जो सरकार के नेता हैं, तो नेताजी मारपीट भी कर देते हैं। अभी मैंने देखा 2 दिन पहले एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को पीटा गया। अगर वो कोई अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहा है तो उनका मनोबल तोड़ रहे हो।
अपने चंद नेताओं को खुश करने के लिए। इसका प्रभाव समझते हो आम जनता पे क्या पड़ रहा है? जब पुलिस की वर्दी वाले को देख लेता है गरीब आदमी, तो कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि ये मुझे न्याय दिला रहा है। लेकिन आज वो पुलिस बेबस हो गई उत्तर प्रदेश, आज वो पुलिस खुद अपमानित हो रही। आज उस पुलिस को कुचला जा रहा है और तमाम तरह से प्रयास किया जा रहा है कि ये उनके हिसाब से काम करे। मैं पुलिस के साथियों को उनकी मजबूरी समझते कहूंगा कि कोई भी, क्योंकि आपको संविधान की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से नौकरी मिली, कोशिश करना किसी नेता के सारे जैसा कोई काम मत करना कि गरीबों की हाय, गरीबों की बददुआएं आपको लग जाए। आज हालात उत्तर प्रदेश में खराब है, आज हालात उत्तर प्रदेश में खराब है। मेरा कोई बदले का मतलब है नहीं, मैं खुद को करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं किसी से बदला चाहता ही नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस तरह ताकतवर लोग सम्मान का जीवन जी रहे, इस तरह गरीब परिवारों को भी सम्मान का जीवन मिले, इनके बच्चों को भी रोजगार मिले, इनके बच्चों को भी आगे पढ़ाई करके पढ़ने का मौका मिले, इनके लोगों को भी अच्छा इलाज मिले, इनको भी जमीन मिले, इनको भी स्वाभिमान सम्मान से जीने का मौका मिले, इनकी भी हिस्सेदारी हो और ये भी आगे बढ़ के विधानसभा लोकसभा में जाके अपने क्षेत्रों के लिए कुछ कर सके, अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। और ये हिस्सेदारी का मामला है। लेकिन मेरी ये भी समझ में आया सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी कि हिस्सेदारी मांगने से नहीं मिलती, जंग की तैयारी करनी पड़ती। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपकी पूरी टीम ने, डॉक्टर आदित्य और तमाम हमारे नेताओं ने जिस तरह से काम किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं तो बहुत कम समय देता हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश में परदेसी हो गया हूँ। उत्तर प्रदेश में कभी कभी आता, आजकल मैं उत्तर प्रदेश में बहुत कम आ रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मेरी नजर नहीं है, मेरी मजबूरी है। क्योंकि जब एक गरीब का बेटा कुछ करने के लिए निकलता है तो पहले उसका खूब मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसका विरोध किया जाता है, फिर उसकी राह में कांटे बिछाए जाते हैं और फिर एक समय आता है जब वो संकल्पित होकर अपने मिशन पे आगे बढ़ जाता है, जब उसको रोक पाना नामुमकिन हो और नामुमकिन हो जाए तो फिर उसका साथ दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप निराश मत हो। मैं आपकी ताकत को जानता हूँ, मैं आपकी हिम्मत को जानता हूँ। कोई नेता है उत्तर प्रदेश के देश में जिसके लिए रोज रात को 10 बजे तक लोग बैठे रहे? ये भी जानो पैसे में बुलाए गए लोग नहीं, पैसे में बुलाया घंटे 2 घंटे पैसे में बुलाया, साधन सुधार में बुलाया 3-4 घंटे गुजारे। ये तो मेरे वो बहादुर भाई हैं, ये तो मेरी वो बहादुर बहनें माए हैं जो अपने बेटे से प्यार करती है और उम्मीद करती है कि बहुत लोगों ने ठगा, अब हमें इंसाफ मिलेगा, अब हमारे जीवन में खुशहाली। मैं वादा करके कहता हूँ, मुझे बहुत बात आपसे करनी है, आप विश्वास करो, लेकिन अब मैंने तय किया और ये तय मैंने उस दिन किया जिस दिन मुझे गोली लगी, ज्यादा बड़ी चलाई जिस दिन मुझे गोली लगी। आपको कैसा महसूस हुआ बताओ? ये तो मैंने भी देखा, जैसे मैंने कहा हो गया कि तुम्हारे बीच से कोई विरोधी मुझे गोली मार सकता है, मैंने देखा किस तरह से तुम्हारे अंदर बेचैनी हुई और तुम खुद भी सैट गए। और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये प्यार पैसे से नहीं मिलता है, ये प्यार संघर्ष से मिलता है। मैं यहाँ भले ही बोल रहा हूँ, धरती पे, लेकिन दुनिया में हमारे हमसे प्यार करने वाले हमारे साथी, क्योंकि आज सोशल मीडिया का युग है, मैं यहाँ हूँ, वो लाइव के माध्यम से दुनिया से मुझे सुन रहे होंगे। अभी सिंगापुर के हमारे साथी मुझसे आते हुए बात कर रहे थे, उनका नाम है सोहेल, वो मुझसे कह रहे थे कि भाई हम जैसे भी हैं, हम आपके साथ। तो मैंने उनसे कहा कि आपने देखा कि चाहे वो भारत में जुल्म हो या भारत से बाहर कहीं भी, जब भी किसी कमजोर को सताया जाएगा, मैं आपको जानकारी के तौर पर बता रहा हूं कि जब इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ अन्याय किया तो विदेश पॉलिसी को बेवकूफ बनाते हुए हमारे देश के नेता इजराइल का समर्थन करने लगे। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में बैठे लोग मुझे सुनते। आपने देखा क्या हाल किया इजराइल में, छोटे छोटे बच्चे। मैं किसी आतंकवादी अपराधी का समर्थन नहीं करता, लेकिन सत्ता एक भूख होती है। अगली
गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ। इसलिए मैंने कहा था बिनोर से कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, चाहे कुछ हो जाए, मैं हर एक कमजोर के साथ हूँ। इसलिए मैंने उसके लिए बात कही थी। और फिर क्या हुआ? फिर आपने देखा क्या हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के लिए मदद भेजी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक समझ नहीं पाए कि जो 2 दिन पहले इजराइल का समर्थन कर रहे थे, वो फिलिस्तीन को मदद भेज रहे हैं, फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हुए, इजराइल के खिलाफ खड़े हुए। इसका कारण ये है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये सारी विदेशी पॉलिसी खराब कर रहे हैं। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी ताकत को समझता हूँ, आप भारत के प्राइम मिनिस्टर, चलिए ना चाइना बॉर्डर की तरफ। चंद्रशेखर आजाद आपके पीछे खड़ा है, चलिए हम चाइना चाइना हमारे देश में घुस गया, हमारी कई जमीन कब्जा ली, हमें एक गज जमीन अपनी मिट्टी किसी को नहीं देंगे। हम अपनी मिट्टी का, अपने देश का एक गज हिस्सा किसी को, दुश्मन को नहीं देंगे। आप चलिए ना चाइना की तरफ, भारत के वीरों में बहुत क्षमता है, और अब तो भीम आर्मी के लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे जब आप चाइना की तरफ क्या कर रहे हो सोचने से कमजोर। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ सारे के तौर पे कि आपको याद रहे कि चाहे अन्याय करने वाला आपका अपना हो या कोई गैर हो, कभी अन्याय करने वाले के साथ नहीं खड़ा होना मेरे लोगों, हमेशा उसके साथ खड़ा होना। जो परेशान है, जिसके ऊपर मुसीबत है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो मजलूम है, हर उसके साथ खड़े होना। और मैं ठगे हुए लोगों से कह रहा, जो ठगे गए हर बार, बीजेपी हराओ, बीजेपी जिताओ, बीजेपी को हराना, इनको ले आओ। अगर आज कोई बीजेपी का मुकाबला पूरे देश में कर रहा है तो ये नीले पट्टे वाले लोग कर रहे हैं। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। अब मैं राजस्थान में था, नेताओं के यहाँ 4 बजे ईडी वाले बैठे थे। मैं दिल्ली में था, 6 बजे ईडी वाले बैठे थे। मैं उनको बुलाता रहता हूँ कि आओ किसी दिन हमारे साथ में बैठ के चाय पियो, लेकिन वो जानते हैं वो मुकाबला नहीं कर सकते गरीबों का, ईमानदार लोगों का। वो जानते हैं कि इनके खिलाफ तो झूठी बातें फैलाओ जाओगे, अब ये कमजोर हैं, अब ये लापरवाह हैं, अब ये जिम्मेदार नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे मीडिया के लोग भी हैं जो रात को 10:15 बजे काम पे खड़े होकर यहाँ सुन रहे हैं मुझे, वो गैर जिम्मेदार है। जिनको ये कहा जाता है कि नौजवान है, नौजवान को समझते हो क्या होता है? नौजवान वो है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास पर धुल जाता है जिस ओर जवानी चलती है। नौजवान वो है जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। 23 साल के थे शहीद आजम भगत सिंह जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी की सजा कबूल की। आप समझते हो, अपनी मिट्टी के लिए मिट जाना, अपने देश के लिए शहादत देना, व्यक्तिगत लड़ाई कोई भी लड़ सकता है, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुर्बान हो जाना, ये जज्बा भारत की धरती में है। ये ऐसी पाक धरती है, ये ऐसी पवित्र धरती है जहाँ का एक एक बहादुर हजारों पे भारी पड़ता है। ये ऐसी धरती है। 5 बार पैदा करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनसे सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं देश के प्रति ईमानदार होने के। जो अपने इष्ट को याद करने से पहले, अपने खुदा को याद करने से पहले 5 बार सजदे में इस देश की मिट्टी को सलाम करते हैं, उनसे सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। लेकिन जो देश को नफरत में बांट रहे हैं, जो देश को चंद पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता। जो पूंजीपति मित्रों के हजारों करोड़ रुपए माफ करते हैं, जो गरीबों के 10,000 रुपए उनकी खाद खींचने का काम करते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों, आगाज हो चुका, आपको अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी है, कोई आपको सहारा नहीं देगा। इसलिए इशारे के तौर पर कह रहा हूं कि जाओ गली गांव में और मेहनत करके लोगों को एकजुट करो। आप देख लो कि लोग किस तरह से आपसे संबंध रखते हैं। चुनाव आएगा तो सब आएंगे। मेरी जगह होता कोई नेता तो कहता यार उनसे कह दो मैं आ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा और 2 घंटे भूखे रहेंगे, लेकिन चलेंगे अपने लोगों के बीच, छोड़ेंगे नहीं।
जब वो मेरे लिए पूरे दिन से बैठे हो सकते हैं तो मेरी क्या हिम्मत कि मैं उनके बीच ना जाऊं। मैं वादा करता हूं कि दिसंबर के माह में लौटूंगा। और मैं आपसे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अपने नेताओं से कहना चाहता हूं, समय किसी का इंतजार नहीं करता, रुकेगा नहीं समय। मेहनत करो, समाज इंतजार कर रहा है, कोई इनको बुलाने आए। समाज कभी बिकाऊ नहीं, समाज कभी कमजोर नहीं था। ये लोकतंत्र है, जिनका वोट होगा उनका राज भी स्थापित होगा, कोई रोक नहीं सकता। मेहनत करो। अब जो लोग कमजोर समझ के हमारी परमिशन कैंसिल कर रहे हैं, उन अधिकारियों से कहना चाहूंगा ये लोकतंत्र है। और अगर देखना हो तो मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ। आप देखते हैं नहीं देखते? हमारे देख रहे ना, इंडिया हार सकती है क्या कभी? मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ। मुझसे एक पत्रकार ने सुबह पूछा था कि एक तरफ बड़े बड़े धरना सेठों की मदद वाली पार्टियां हैं, एक तरफ वो इनकी सरकार, कैसे लड़ोगे चंद्रशेखर? मैंने कहा ऐसे लड़ेंगे जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ा, जैसे अफगानिस्तान इंग्लैंड से लड़ा, जैसे नीदरलैंड न्यूजीलैंड से लड़ा, और ऐसे लड़ेंगे जैसे भारतीय टीम विरोधियों से लड़ रही है, और छोड़ेंगे नहीं। जब तक सत्ता का एक घमंड तोड़ेंगे नहीं, जब तक गरीबों के आंसू पूछेंगे नहीं, जब तक गरीबों को कुर्सियों पर बिठाएंगे नहीं, जब तक गरीबों के घरों में उजाला करेंगे नहीं, तब तक हम भी ऐसे मतवाले हैं कि रुकेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ साथी जो हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चल के भी आए। मुन्नापुर प्रधान जी डुमरियागंज जन अधिकार पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी की मैं आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं मैं अपने इस आपके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास, कोई शब्द नहीं, कोई बात नहीं। मैं जब घर से चला था 2013 में, नहीं पता था क्या होगा, ये भी नहीं पता था कोई साथ देगा नहीं देगा। काशीराम साहब की एक ही बात याद थी कि अकेला ही चला हूं, मंजिलें जाने लोग मिलते जलक गए और काल वापस आ गया। एक मैं और एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वीरेंद्र सिंह जी, और फिर एक आज ये समंदर है। देश के किसी कोने में चले जाओ, प्रदेश के किसी कोने में चले जाओ, जहां जाओ वहां प्यार ही प्यार है। जहां जाओ उन आंखों में उम्मीदें हैं कि कोई तो है उनका अपना जो उनके लिए लड़ रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा भाई अब्दुल्ला को। एक जोरदार नारा लगा, अभी बताऊंगा काय को लगाना, मैं दिल में नहीं रखता कोई बात। मैं दिल में इसलिए नहीं रखता हूँ, अभी ये दोनों बहुत मेहनत किया इन लोगों ने। अच्छा, ज्वाइनिंग वालों के नाम अभी मैंने देखा, चंद्रशेखर भैया हम लोग मेहनत किया सुबह तुम लोग तो निराश नहीं हुए ना पूरे दिन में? ये हिम्मत हारा, ये घर जाके उधर बाहर जाके खड़ा हो गया कि भाई लोग तो चले गए। मैंने उनसे कहा कि जंगे अपराध से क्या होता है, हिम्मत लगती है तादाद से क्या होता है। ये जो यहाँ टिका हुआ है वो एक इतना बहादुर है कि वो अपने कंधे पे बिठा के इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मेरा भाई जितने भी साथी जिस भी क्षेत्र से, हमारी बहनें माएँ, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी जहां से भी आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जानो कि हमारी सबकी लड़ाई, और ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हर अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिले, जब तक इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं होती, जब तक आपको बराबरी के अधिकार नहीं मिलते,
और जब तक भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। लेकिन ये जान लो कि आज लोकतंत्र है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस अपने समाज को, इस कमजोर शोषित समाज में भाईचारा पैदा करके और सिर्फ ईवीएम का बटन दबाने के लिए तैयार करना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जो हुक्मरान समाज होता है उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होता, उनके लोगों के हाथ फैले नहीं होते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते हो कि एक ऐसा समय आए कि आप ताकतवर चाहते नहीं चाहते, बताओ? उसके लिए मेहनत करने को तैयार हो क्या? तो फिर सब भूल जाओ, ये याद रखो कि हमें बुलंदी तक जाना। और फिर मैंने कहा कि ना रुकेंगे ना थकेंगे, और जब तक मंजिल को नहीं पा जाते तब तक लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और जो अधूरा रह जाएगा वो मेरे आने वाले शेयर करेंगे जो अधूरा रह जाएगा। अगर इस लड़ाई में, क्योंकि मैं समझता हूँ मुद्दे घट सकते हैं, बहुत प्यार से समझता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो हिम्मत तो नहीं हार जाओगे, डर के घर तो नहीं बैठ जाओगे। अगर वास्तविकता मुझसे प्यार करते तो दुगनी ताकत से लड़ना, दुगनी ताकत से लड़ना, हिम्मत मत हारना। तुम्हारे कंधों में जिम्मेदारी है, तुम्हारे कंधों में जिम्मेदारी है भारतीय संविधान की रक्षा की। बहादुर क्या साथ दोगे नहीं दोगे, बताओ? साजिद अंसारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा समाज, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी सराय चंदौली, कन्हैया कुमार जी वर्तमान प्रधान। ये सलमा हमारे अब तो क्योंकि थर्ड जेंडर को मान्यता है, ये लिखना इस तरह के शब्द वो बहन भाई हमारी साथी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष किधर समाज में उनका भी ज्वाइन किया, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हाँ, सलमा जो ट्रांसजेंडर है, मैं इनको कहूँगा कि वो यहाँ आ गया। जिनको भी व्यवस्था ने अपमानित किया, उन सबको साथ लेके चलेंगे, तभी तो मानवता की बात आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ये मेरे को पैसे देने के लिए नहीं आती है, कोई ऐसी जगह नहीं, मैंने नहीं देखा। ये जिला पंचायत सदस्य हमारी छोटी बहन, जहां भी जाता हूँ इस क्षेत्र में ये आ जाती है और चुपचाप से लिफाफा देके जाती है कि ये मिशन के लिए। आप समझ नहीं सकते धन्ना सेठों की पार्टी का मुकाबला हमारे लोग किस तरह से अपनी मेहनत से करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। कब मिलेंगे दोबारा? दिसंबर में ले जाऊंगा, लेट आऊंगा, लेट चलेगा नहीं चलेगा, बताओ? देर से आऊंगा, इससे भी ज्यादा चलेगा नहीं चलेगा? नहीं, इस बार समय पे आऊंगा। लेकिन जो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में मेहनत चल रही है, 3 तारीख को मेरा जन्मदिन है और 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। खजौली में हमारे लोगों ने मुझे जन्मदिन का तोहफा दिया था, वो इस बार उम्मीद है राजस्थान मध्य प्रदेश के लोग देंगे। इस बार जब आऊंगा तो आपके विधायकों की पार्टी का बन के आऊंगा, इस बात को याद रखना। वॉलंटियर फोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया।